केसर की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केसर को सुनहरा मसाला कहा जाता है। 2. यह एक ऐसा पौधा है जिसके सूखे योनि छत्र स्टिग्मा से केसर का मसाला बनाया जाता है। 3. केसर की खेती एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। 4. प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसे बहुकम भी कहा गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी। क्रोकस सैटिवस या सुनहरा मसाला या लाल सोना या केसर इरिडेसी परिवार से संबंधित है और यह दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। माना जाता है कि भारत में केसर की खेती मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कश्मीर में शुरू की गई थी। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम भी कहा जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसके सूखी योनि छत्र का उपयोग मसाला बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खेती जम्मू और कश्मीर पंपोर क्षेत्र के करेवा अलावेटेड टेबल लैंड या हाईलैंड्स में की जाती है। यह उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शांत धरण युक्त और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में अच्छा विकसित होता है। यह पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों से जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वास्थ्य को जीवंत करता है और सौंदर्य प्रसाधनों और औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कैंसर रोधी औषधीय गुण भी हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई है। इसका कलंक भोजन, दवा, कॉस्मेटिक, इत्र और कपड़ा रंग उद्योगों में विभिन्न तरीकों से ज्यादातर सूखे रूप में उपयोग किया जाता है। केसर की खेती श्रमसाध्य है और इसकी खेती के विभिन्न चरणों में हस्त श्रम की आवश्यकता होती है। इसके वर्तिकाग्र को इसके फूल से सावधानीपूर्वक निकालने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कटाई और प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सूर्य की सतह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सूर्य के वायुमंडल की बाहरी गर्म परतों को कोरोना कहा जाता है। 2. सूर्य के कोरोना में कोरोनल छिद्र आसपास के प्लाज्मा क्षेत्रों की तुलना में ठंडे और कम घने होते हैं। 3. अत्यधिक पराबैंगनी प्रकाश में कोरोनल छिद्र सौर कोरोना में हल्के क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर ए। प्रसंग नासा ने अपने सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी (एसडीओ) द्वारा ली गई एक छवि जारी की, जिसमें सूर्य की दो गहरी आंखें, एक चमकदार गोल नाक और एक चौड़ी खुली मुस्कान है, जो अंधेरे क्षेत्र सूर्य पर एक चेहरे के रूप में प्रतीत होते हैं। ये कोरोनल छिद्र हैं। अत्यधिक पराबैंगनी (ईयूवी) प्रकाश में सौर कोरोना में कोरोनल छिद्र अंधकार में क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं और इस उदाहरण के संदर्भ में संयोगवश ये एक मुस्कुराते हुए चेहरे की तरह दिखते हैं। ये अंधकार में दिखाई देते हैं क्योंकि ये आसपास के प्लाज्मा की तुलना में ठंडे, कम घने, खुले और एक ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में एक खुला क्षेत्र है, जो सौर हवा को अंतरिक्ष में अधिक आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत तेज सौर हवा की धाराएं उत्पन्न होती हैं और इसे अक्सर उच्च गति धारा के रूप में जाना जाता है।
कोरोनल छिद्र कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकते हैं। कोरोनल छिद्र सूर्य पर किसी भी समय और किसी भी स्थान पर विकसित हो सकते हैं, लेकिन सौर मिनिमम वो समय अवधि जब सूर्य पर गतिविधि काफी कम हो जाती है के आसपास के वर्षों के दौरान अधिक सामान्य और लगातार होते हैं। कोरोनल छिद्र उत्तरी और दक्षिणी सौर ध्रुवों पर सबसे अधिक प्रचलित और स्थिर होते हैं, लेकिन ये ध्रुवीय छिद्र बढ़ सकते हैं और निम्न सौर अक्षांशों तक भी फैल सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डिक्लोफेनाक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जो भारत में पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। 2. वाटर बुफेलोज के लिए एसिक्लोफेनाक गिद्धों के लिए डाइक्लोफेनाक के समान ही खतरनाक है। 3. टॉल्फेनेमिक एसिड डाइक्लोफेनाक के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। संदर्भ भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इवरी ने एक नए अध्ययन के बाद मवेशियों में एसिक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है कि यह दवा गायों की तरह वाटर बुफेलोज में डाइक्लोफेनाक में बदल जाती है। एसिक्लोफेनाक यह एक गैर स्टेराइल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा NSAID है। यह दर्द और सूजन, लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कुछ रासायनिक संदेशवाहकों की उत्सर्जन को रोककर काम करता है। इसका उपयोग संधिशोथ, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस और एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द से राहत के लिए किया जाता है। वाटर बुफेलोज में एसिक्लोफेनाक का प्रयोग डाइक्लोफेनाक के समान ही गिद्धों के लिए खतरनाक है। डिक्लोफेनाक वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए इस एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। यह पूरे एशिया में गिद्धों की आबादी में नाटकीय गिरावट 99% का मुख्य कारण पाया गया था। इस दवा के इंजेक्शन युक्त मवेशियों के शवों को खाने के बाद रैप्टरों में यह दवा आकस्मिक जहर का कारण बना था। भारत की गिद्ध कार्य योजना में डाइक्लोफेनाक के ऊपर मेलॉक्सिकैम की सिफारिश की गई है। टॉल्फेनेमिक एसिड दूसरा सुरक्षित विकल्प है। हाल ही में किस राज्य ने जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी जैव ऊर्जा नीति 2022 शुरू की? ए. केरल, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। उत्तर सी। संदर्भ हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी जैव ऊर्जा नीति 2022 शुरू की। जैव ऊर्जा के बारे में, जैव ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का एक रूप है जो बायोमास से प्राप्त होता है तथा जिसका उपयोग परिवहन ईंधन, ऊष्मा, बिजली और उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को आगामी वर्ष में ऊर्जा की एक बड़ी आवश्यकता है। हाल के समय में सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसमें पवन से 50 गीगावाट, सौर से 100 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट और बायोमास बिजली से 10 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करना शामिल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 450 गीगावाट तक बढ़ा दिया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से इसे अपनाने की आवश्यकता होगी।
आधुनिक तकनीक के युग में ठोस, तरल और गैसीय रूपों सहित सभी मौजूदा ईंधनों में बायोएनर्जी एक कुशल विकल्प है। जैव ईंधन के सभी रूप जैसे ठोस, जैसे जलाओ लकड़ी, लकड़ी के चिप्स, ब्रिकेट, पैलेट, चारकोल आदि, तरल जैसे बायोएथेनॉल, बायोडीजल, ब्यूटेनॉल, बायो ऑयल आदि, और गैसीय जैसे बायोगैस, उत्पादक गैस, सिनगैस, बायोहाइड्रोजन आदि रूपों पर गहन शोध और प्रयोग किया गया है। कुछ पौधे जैव ईंधन उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे नीम, महुआ, कर्ण, सिमरूबा, जट्रोफा आदि। हाल ही में खबरों में रहा इल्कल निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? ए. पेंटिंग, बी. कपड़ा कढ़ाई, सी. लोक नृत्य, डी. रंगमंच कला। उत्तर बी। पारंपरिक रूप से उत्तरी कर्नाटक में पहनी जाने वाली इलल साड़ी का नाम बागलकोट के एक कस्बे इलल के नाम पर पड़ा है, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी से बुनाई का केंद्र रहा है। यह कर्नाटक का गी संरक्षित कपड़ा शिल्प है। जो बात इलल साड़ी को दूसरों से अलग करती है वो यह है कि इसके मुख्य भाग और पल्लू को अलग अलग बुना जाता है। इसके बाद बॉडी ताना को पल्लू ताना के साथ लूप की एक श्रृंखला में टोपी टेनी नामक तकनीक में जोड़ा जाता है, जो विशेष रूप से इलल में प्रचलित है। इल्कल साड़ियों को कपास, रेशम या कृत्रिम रेशम के धागों के संयोजन का उपयोग करके पिट करघे में बनाया जाता है। ये साड़ियाँ अपने पल्लू के लिए प्रसिद्ध हैं। आमतौर पर सफेद मंदिर टावरों के पैटर्न के साथ लाल पल्लू के सिरों में हनी, कंघी, कोटी कमली, किले की प्राचीर, टोपुटेन, ज्वार और रंपा पर्वत श्रृंखला पैटर्न होते हैं। कभी कभी मध्य भाग में क्याडगी पट्टियां डिजाइन होती हैं। इनके किनारे आमतौर पर लाल या भूरे रंग की होती है। इनकी पारंपरिक किनारा डिजाइन चिक्की, गोमी, परस्पेट और गद्दीदी है। साड़ी के मुख्य भाग में धारियां, आयत या वर्ग होते हैं और कभी कभी कसूती कढ़ाई भी होती है। ये साड़ियां 6, 8 या 9 गज की अलग अलग लंबाई में बनाई जाती हैं।